और वहीं संसद से वक्फ बिल पास होने पर गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू को बधाई दी। अमित शाह ने एक्स पर लिखा कि आज एक ऐतिहासिक दिन है जब संसद ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को स्वीकृति देकर के वर्षों से चले आ रहे अन्याय और भ्रष्टाचार के युग का अंत किया है और न्याय और समानता के युग की शुरुआत की है। इस विधेयक के माध्यम से वक्फ बोर्ड और वक्फ संपत्तियां अधिक जवाबदेह, पारदर्शी और न्याय संगत होने वाली है। इससे निश्चित ही मुस्लिम समुदाय के गरीबों, महिलाओं और बच्चों को लाभ मिलेगा। करोड़ों लोगों को न्याय देने वाले इस महत्वपूर्ण बिल के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू को बधाई देता हूं। संसद से पास होने के बाद आज जुमे की पहली नमाज है और इसे लेकर दिल्ली में सुरक्षा को लेकर के अलर्ट है। दिल्ली में कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, इसको लेकर के लॉ एंड ऑर्डर का कोई मामला ना हो, इसे लेकर के दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है। दिल्ली की जामा मस्जिद, साथ ही साथ जामिया नगर के अलावा जहांगीरपुरी और शाहीन बाग में पुलिस का अलर्ट है। इसके अलावा दिल्ली के ओखला और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अलावा सेंट्रल दिल्ली में भी पुलिस जुमे की नमाज को लेकर के अलर्ट मोड पर है। तो तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आज जो है वक्फ बिल पास होने के बाद पहला जुमा है और उसको लेकर के पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। दिल्ली में सुरक्षा को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया गया है। जामा मस्जिद और जामिया नगर में अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ जहांगीरपुरी और शाहीन बाग में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। और ये देखिए, 3 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। पहली तस्वीर बलिया की है, दूसरी अमरोहा की है और तीसरी आगरा की है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है, मॉनिटरिंग की जा रही है। दिल्ली में सुरक्षा को लेकर के पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और 3 तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए कि कैसे सुरक्षा को लेकर के पुलिस चप्पे चप्पे पर मौजूद है, निगरानी की जा रही है। जामिया नगर में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है और ये जो 3 तस्वीरें आई हैं, बलिया की हैं, अमरोहा की हैं, आगरा में, जहां पर पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया और हर जगह पर पुलिस की जो टीम है निगरानी बना करके रखी हुई है। वक्फ बिल पर संसद की मुहर लग चुकी है। देर रात राज्यसभा से भी वक्फ संशोधन बिल पास हो गया। बिल के पक्ष में 128 जबकि खिलाफ में 92 वोट पड़े हैं। यानी सरकार के पास जितना आंकड़ा था उससे भी 6 वोट ज्यादा बिल के पक्ष में पड़े। लोकसभा की तरह यहां भी 12 घंटे से ज्यादा देर तक बिल पर बहस चली, लेकिन राज्यसभा में वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कुछ ऐसा कह दिया कि विपक्ष तिलमिला उठा। विवाद इतना बढ़ा कि सदन में मौजूद गृह मंत्री अमित शाह को भी दखल देना पड़ा। यह रिपोर्ट देखिए। सर, ऑनरेबल मेंबर, और अभी भी मौका है। आज जब आजादी मिली तो मुस्लिम समाज के प्रतीक कौन थे? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद फरीदुद्दीन डागर, उस्ताद बड़े गुलाम अली, उस्ताद जाकिर हुसैन, जिनकी अभी कुछ दिन पहले डेथ हुई, बड़े बड़े नगमा निवार, हसरत जयपुरी, मजरूर सुल्तानपुरी, साहिर लुधियानवी, कैफी आजमी, जोश मलियाबादी, जिगर मुरादाबादी। अब सर क्या हो गया? तब मुस्लिम समाज इन अदब के शाहकारों के साथ जोड़ा जाता था। आज मुस्लिम समाज का नेतृत्व किन लोगों के साथ जोड़ता है? इशरत जहां, याकूब मेनन, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, दाऊद इब्राहिम, कौन जोड़ रहा है ये? तब से सर, जब से ये सेकुलर हो गया देश 1976 से और सेकुलर सियासत शुरू हुई, उसने ले जाकर इनको इस मुकाम तक पहुंचाया। मुस्लिम के 1,20,000 वोट मुझे मिलते हैं। ये बोल रहे हैं मुस्लिम समाज आज का इशरत जहां और फलाना टेररिस्ट के साथ नाम जोड़ रहे हैं। ये बिल्कुल आरोप है सर, इसको एक्सपंज करना चाहिए। ये समाज के साथ अन्याय है ये बात। Of the honorable member stigmatizing a whole community is objectionable. सुधांशु जी ने कहा इशरत जहान, यही एनसीपी पार्टी ने इशरत जहान के घर पर जाकर रुपयों का इनाम भी दिया था और उसको शहीद बताया था। दूसरा कहा अतीक अहमद किस पार्टी से थे? इंडिया अलायंस की। दूसरा कहा अंसारी किस पार्टी से? कांग्रेस और इंडिया अलायंस के। ये सारे नाम आपके साथ जुड़े हैं भाई। उल्टा उन्होंने तो मुसलमान कम्युनिटी से तो ढेर सारे शायरों का नाम दिया
जिन्होंने साहित्य की सेवा की और ढेर सारे साहित्य की रचना की। और अभी भी मौका है। डॉक्टर कलाम का नमाज जनाजा और याकूब मेनन का नमाज जनाजा एक ही दिन हुआ। कितने लोग याकूब मेनन के नमाज जनाजा में गए और कितने डॉक्टर कलाम के नमाज जनाजा में गए? डॉक्टर कलाम मेमोरियल पे कितने लोगों की फोटो है? दिखाएं मुझे, सोशल मीडिया पे पोस्ट की हो। मगर अफजल हालात का मारा था आपके एक मंत्री का ऑफिशियल ट्वीट है, वो इस सदन के सदस्य नहीं तो मैं नहीं बोल रहा हूं। याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग हुई आपके एक नेता का, मिनिस्टर का ऑफिशियल ट्वीट है, सदन के सदस्य नहीं है इसलिए नहीं बोल रहा हूं। और सर 26/11 आरएसएस ने कराया, सदन के सदस्य बैठे हुए हैं। हाफिज साहब और सुनिए, जाकिर नाइक शांति का मसीहा सदन में सदस्य बैठे हुए हैं। सर किसने जोड़ा? मैं नहीं कह रहा हूं जोड़ा, हमने किससे जोड़ा मैं बताना चाहता हूं। मैं सुन रहा था डॉक्टर त्रिवेदी जी की बात। उन्होंने कहा था ऐसे 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 मुसलमान हम लोगों के साथ है और वैसे वैसे मुसलमान इन लोगों के साथ है। बात यह है कि आपने जिस तरह से इस पूरी बात कही है ये घोर आपत्तिजनक है, अपमानित करती है। और जो माननीय सदस्य ने भी मेरे बारे में भी कहा है, मैं उनकी निंदा करता हूं। In favor will say aye. Those against will please say no. माननीय सदस्य सुधांशु जी ने दिग्विजय सिंह का नाम नहीं दिया। अब वो खड़े होकर कहे मेरे बारे में कहा, इससे साबित हो गए। और अभी भी मौका है, अभी भी मौका है। आपने नहीं कहा है कि 26/11 के हमले में आरएसएस का हाथ था, तो अभी खड़े होकर माइक चालू कराकर बुलवा दीजिए मुझे। सर, ऑनरेबल मेंबर, और अभी भी मौका है। और वॉर पलटवार चल ही रहा था कि दिग्विजय सिंह ने गुजरात दंगों का जिक्र कर दिया और फिर माहौल और भी ज्यादा गर्मा गया। भाई आप लोगों का प्रचार, मुझे ये सब कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो गुजरात में दंगे और फसाद हुए, कौन कौन उसके लिए जिम्मेदार थे बताइए। माननीय गृह मंत्री जी, आप वहां पर थे, गृह मंत्री थे जब दंगे हुए थे, तो आप लोगों का क्या रोल था ये जन जाहिर मिनिस्टर। इनको मेरा हुआ ऐसा है कि मैं ही दिखाई पड़ता हूं। आपकी सुनिए, अब सुनिए ना दिग्विजय सिंह, सुनिए 1 मिनट सुनिए। दंगे शांत होने के बाद 18 महीने के बाद मैं गृह मंत्री बना। दंगा हुआ तब मैं गृह मंत्री नहीं था। सुधांशु त्रिवेदी अंदर में किसी का नाम नहीं लिया। अजीज बर्नी की किताब थी 26/11 एंड आरएसएस कॉन्स्पिरेसी, कोई जाके चेक कर ले उसमें कौन कौन कहां था। बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। चंद महीने में चुनाव होने वाला है, पर महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर के तस्वीर साफ होती नहीं दिख रही है। कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावारू पटना पहुंचे। उनसे जब सवाल हुआ कि क्या वो तेजस्वी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने ये कहकर के सवाल को टाल दिया कि अभी इस पर बात नहीं हुई है। यह रिपोर्ट देखिए। कर्नाटक के रहने वाले कृष्णा अल्लावरू इन दिनों बिहार में बार बार आ रहे हैं। इन्हें बिहार कांग्रेस का प्रदेश प्रभारी बनाया गया है। इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की वापसी का जिम्मा सौंपा गया है। अपनी इसी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए अल्लावरू बिहार कांग्रेस के नेताओं से लगातार मुलाकात और मशवरा कर रहे हैं। इससे ये साफ हो गया है कि कांग्रेस इस बार आरजेडी की बैसाखी नहीं चाहती, पर ये साफ नहीं हो पा रहा है कि कांग्रेस मुख्यमंत्री का उम्मीदवार किसे बनाना चाहती है। कृष्णा अल्लावरू ने एक बार फिर अपना बयान दोहराते हुए कहा कि अभी सीएम फेस पर बात नहीं हुई है। बिहार में अभी हम चुनाव पे फोकस कर रहे हैं और बिहार की जनता के मुद्दों पे ज्यादा ध्यान जा रहा है हमारा, और उसी पे चर्चा हो रही है और उसी पे काम हो रहा है। शुक्रिया। आप तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार मानते हैं सर? अभी बातचीत शुरू नहीं हुई भैया, जब होगा तो आपको जरूर बताएंगे। ऑल इज वेल भैया। आरजेडी का दावा है कि सभी सहयोगियों के बीच सीएम फेस पर सहमति बन गई है। चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। तेजस्वी जी जो परिवर्तनकारी राजनीति के कारक के तौर पर बिहार की जनता के, बिहार के लोगों के विश्वास को जीतने में सफल हुए हैं, उसके साथ
सभी दल के नेता एक साथ चुनाव मैदान में जाने पर। और इस बार के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस जी जान से तैयारी कर रही है। कांग्रेस नेताओं ने ये साफ कर दिया है कि वो बिहार में बी टीम बनकर नहीं रहना चाहते, पर कांग्रेस की इस तैयारी में महागठबंधन के सहयोगी दलों का कोऑर्डिनेशन डगमगाता हुआ नजर आ रहा है। पटना से संवाददाता रवेश नारायण और धर्मेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू गांव बनाने के लिए अपने अभियान को शुरू कर दिया है। बागेश्वर धाम में पहला हिंदू गांव बनाने के लिए आधारशिला तक कर दी गई है, यानी बागेश्वर धाम में अगले 2 साल में पहला हिंदू गांव बन करके तैयार हो जाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि पहले हिंदू परिवार बनाए जाएंगे, उससे बाद जो है समाज और गांव बनेंगे, फिर हिंदू तहसील, जिला और राज्य की स्थापना होगी और इसके बाद हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना जो है वो पूरी होगी। हिंदू राष्ट्र का सपना हिंदू घर से शुरू होता है। बाबा का सपना हिंदू राष्ट्र अपना। इस हिंदू ग्राम की परिकल्पना को लगभग 2 वर्ष के अंतर्गत हम सब पूर्ण करेंगे, जिसमें सदस्यता है। सदस्यता के लिए एक टीम निर्धारित कर दी है। पहले हिंदू गांव, फिर हिंदुस्तान। कि भारत में अब हिंदू ग्राम होंगे। जब हिंदू ग्राम होंगे तो निश्चित रूप से हिंदू जिले होंगे। हिंदू जिले होंगे तो हिंदू राज्य बनेंगे। हिंदू राज्य बनेंगे तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। बागेश्वर धाम में देश का पहला हिंदू गांव। अगर ऐसा ही उनको है कि हमको जात पात मिटानी है तो वो जाएं और दलितों के घर जाके भोजन करें। सबसे पहले तो वो ये काम करें, तब तो लोग प्रेरणा लेंगे। देखिए, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी सदैव समाज में सौहार्द के लिए और सनातन की प्रगति के लिए काम करते हैं। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र की कल्पना को साकार करने के लिए नए अभियान का आगाज कर दिया है। बागेश्वर धाम में देश के पहले हिंदू गांव की आधारशिला रख दी गई है। यहीं से हिंदू राष्ट्र की मांग का धमाकेदार आगाज हो गया है। भारत में एक भी गांव ऐसा नहीं है जो स्वयं से हिंदू ग्राम घोषित हो, लेकिन हमने मन में विचार किया, लगभग 1000 परिवार बागेश्वर धाम के 1000 मकानों में रहेंगे। जिस भूमि पर हम लोग बैठे हैं, इस भूमि के आसपास वह 1000 निवासों का निर्माण होगा, जिसके लिए भूमि बागेश्वर धाम जनसेवा समिति से दी जाएगी। चलिए अब आपको बताते हैं बाबा बागेश्वर कैसे हिंदू राष्ट्र की मांग को गांव से लेकर देश तक अभियान चलाएंगे। सबसे पहले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, हिंदू परिवार बनाएंगे, उसके बाद समाज और गांव बनाए जाएंगे। गांव से तहसील, जिला और राज्य को हिंदू बनाया जाएगा। उसके बाद हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना पूरी होगी। धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि हिंदू राष्ट्र का सपना हिंदू घर से शुरू होगा। यहाँ बनने वाले 1000 मकानों के निर्माण की लागत का सहयोग लोगों से लिया जाएगा। केवल मात्र इस बात का सहयोग लिया जाएगा कि आप निर्माण कार्य के लिए जो समिति तय की गई है, उस समिति को मटेरियल का, सामग्री का आप जो है व्यवस्था करवा दें, तो पूर्णतया एक जैसे मकान, 1000 मकान इस भूमि पर बनाए जाएंगे। हाँ, ये क्रय विक्रय हेतु नहीं है, इसलिए जब तक आपका जीवन रहेगा तब तक वो भवन आपका ही रहेगा बागेश्वर धाम के पास में। उधर हिंदू राष्ट्र की मांग पर अब प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने निशाना साधा है, जिस पर बीजेपी ने जोरदार हमला बोला है। जो ये अपना बंधु है, अपना बंधु नहीं है, ऐसा छोटे से चित्त के लोग सोचते हैं। जो बड़े हृदय वाले होते हैं उनके लिए पूरी धरती परिवार होती है। ये जो कह रहे हैं कि किसी गांव में कोई दूसरा नहीं घुस पाएगा, ये सनातन धर्म की मान्यताओं के विपरीत है। ऐसे धर्म के आधार पर किसी ग्राम की निवास की कल्पना है जिसमें सकल समाज एक हो,
तो उसमें फिर जात पात का भेद कहां से आया? मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को अपने तुष्टीकरण की नीति के चलते जिस प्रकार का विरोध करने की प्रवृत्ति बनी हुई है उसको त्यागना पड़ेगा। और धीरेन्द्र शास्त्री जी हिंदू परंपरा के संत हैं, तो यदि वो अपने संस्कार, संस्कृति, रीति नीति और सिद्धांतों के आधार पर यदि किसी संकल्पना पर काम कर रहे हैं तो कांग्रेस को क्या आपत्ति है? फिलहाल धीरेन्द्र शास्त्री अपने अभियान में जुट गए हैं। अब देखना होगा कब तक बाबा बागेश्वर की परिकल्पना साकार रूप लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अपने जमाने के सुपरस्टार अभिनेता और फिल्म निर्देशक मनोज कुमार का 87 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में अंतिम सांस ली। मनोज कुमार को देशभक्ति फिल्मों और भारत कुमार के नाम से खास पहचान मिली थी। आपको बता दें कि मनोज कुमार अपनी देशभक्ति फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। मेरे देश की धरती सोना उगले और भारत की बात सुनाता हूं जैसे गानों से देश का बच्चा बच्चा इन्हें पहचानता है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक भारत कुमार के नाम से मशहूर अभिनेता ने सुबह अंतिम सांस ली। उनके निधन की वजह दिल का दौरा बताया गया है। तो देखिए, पाकिस्तान से हिंदुस्तान तक का उन्होंने सफर तय किया है। कामयाब उनकी फिल्में क्या कुछ रही वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए अभी दिखा रहे थे। तो मनोज कुमार अब नहीं रहे। मनोज कुमार को 7 फिल्म फेयर पुरस्कार मिले थे। साथ ही साथ पहला फिल्म फेयर 1968 में फिल्म उपकार के लिए उनको मिला था और साथ ही 1992 में मनोज कुमार को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। पाकिस्तान से हिंदुस्तान तक का उन्होंने सफर तय किया। 2016 में मनोज कुमार को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से जो है नवाजा गया। मनोज कुमार ने लाल बहादुर शास्त्री के कहने पर फिल्म उपकार बनाई थी। तो मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। आपको बता दें कि 1992 में पद्मश्री से सम्मानित जो है मनोज कुमार हो चुके हैं। मनोज कुमार का जन्म 24 जुलाई 1937 को एबटाबाद में हुआ था। 1947 में बंटवारे के बाद मनोज कुमार के परिवार ने जो पाकिस्तान है उसको छोड़ दिया और 2 महीने तक मनोज कुमार का परिवार रिफ्यूजी कैंप में भी रहा था। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं उस दौरान के जब उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 2016 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से जो है मनोज कुमार को नवाजा गया था। भारत कुमार हमारे बीच नहीं रहे। अभिनेता मनोज कुमार का 87 साल की उम्र में निधन हो गया। ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको समझा रहे हैं कि कौन कौन सी फिल्में उन्होंने की। अभिनेता मनोज कुमार के बेटे कुणाल गोस्वामी ने जानकारी दी कि उनके पिता मनोज कुमार को लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां थी और उनका अंतिम संस्कार कल किया जाएगा। तो ये उनके बेटे की तरफ से बताया गया है। अनफॉर्चुनेटली मेरे फादर मनोज कुमार जी का देहांत हो गया है आज सुबह 3:30 बजे कोकिला अंबानी हॉस्पिटल में। वो अस्वस्थ थे काफ़ी टाइम से। बड़ी शिद्दत से उन्होंने हर चीज़ का मुकाबला किया है और भगवान की कृपा है, शिरडी बाबा की दया है कि वो चैन से आराम से इस दुनिया से गए हैं। कल सुबह उनका क्रेमेशन होगा